हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स आंसर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट कहलाती है और कई बार पूछा भी गया है। वो है इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के कॉजेस। तो ये 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम आगे बढ़ेंगे। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो कमाई एक आदमी कर रहा है वो इक्वल तरह से उसे मिल नहीं पा रही। वो इसीलिए क्योंकि भारत देश पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से काउंट किया जाता है। ठीक है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास इनकम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब डिमांड फॉर जॉब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन वैकेंसीज फॉर डूइंग एनी जॉब बहुत कम रहेगी, जिसके चलते हमको आए दिन ये इनइक्वालिटी इन इनकम वाली सिचुएशन सामने आती है और इसको हम आए दिन देखते भी हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो क्लियर करता है कि इंडिया में कितने एक्सट्रीम लेवल पर पावर्टी है। अभी भी हम हर लेवल पर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, हम हर लेवल पर डेवलपमेंट कर रहे हैं बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, बट इवन देन देयर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल दैट आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शुड गो ऑन इन एन इक्वल वे। दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में किस तरीके से होता है। तो अब देखते हैं कि कॉजेज मतलब किन किन रीजन से, जो एक्चुअल रीजंस इससे रिलेटेड होते हैं, जो हमको सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस फोकस ऑन द कॉजेस। तो कॉज नंबर 1 जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में देखी गई वो है इनइक्वालिटीज़ इन लैंड ओनरशिप। जैसा कि हम हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह के सिस्टम्स थे। ठीक है, जिसमें से एक सिस्टम था ज़मींदारी सिस्टम, जो कि लैंडलॉर्ड का डोमिनेशन बताता था कि एक लैंडलॉर्ड कितना बड़ा पावर रखता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया या फिर इन दैट पर्टिकुलर विलेज में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लैंडलॉर्ड को ही इजाज़त थी कि ज़मीन के ऊपर उनका डोमिनेशन कर सके। ठीक है, और वो लोग डोमिनेट भी करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनकी अच्छी जान पहचान भी थी, जिसकी वजह से उनको ही बड़े पोजीशंस पर जॉब दिया जाता था, उनको ही, उनके बच्चों को या फिर उनके रिलेटिव्स को ही ऐसे पोजीशंस पे रखा जाता था जो कि वाइट कॉलर जॉब कहें या फिर कोई रेस्पेक्टेबल पोजीशन वाली जॉब उन्हें दी जाती थी, बिकॉज दे वेर हैविंग डोमिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। उनको ज़मींदार कहा जाता था, जिसकी वजह से उनकी इनकम का जो लेवल था वो ज़्यादा था। लेकिन कंपेयर टू ज़मींदार, जब आप दूसरे लोग जो हमारे कंट्री में पाए जाते थे उनकी इनकम ज़मींदार से जब आप कंपेयर करते तो उनकी इनकम कम रहा करती थी, जिसकी वजह से ये इनकम इनइक्वालिटी का सबसे पहला बीज इंडिपेंडेंस के बाद बिकॉज ऑफ ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ। और कई हद तक हमारे पास ज़मींदारी सिस्टम पूरी तरीके से एबॉलिश हो गया है। कॉज नंबर 2 इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो सामने निकल कर आई वो कॉज था इनइक्वालिटी इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अभी भी हमारे पास यही लेवल का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू दोज पीपल जो कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं है या जिसके पास कोई स्किल या टैलेंट या एबिलिटी नहीं है। ठीक है, जो ऑड जॉब्स करते हैं, जो लेबर वर्क करते हैं, लेबर वर्क इन अ सेंस जो
हार्ड वर्क ऑफ लेबर जो करते हैं वो लोगों की सैलरी कम ही दिखती है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एज अ वेट लिफ्टिंग लेबरर का काम करते हैं उनकी सैलरी, जो होटल्स में एज अ वेटर का काम करते हैं, छोटे मोटे होटल्स में, मैं 5 स्टार होटल्स की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे होटल्स में जो काम करते हैं उनकी सैलरी उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती। तो यहाँ पर ये जो टेंडेंसी थी कि जो अच्छे पढ़ेंगे उनको ही सैलरी अच्छी मिलेगी, वो एक इनइक्वालिटी समझा गया। जो स्टेटमेंट है हम और आप जानते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ठीक है, ये चीज़ को उन्होंने गलत समझा और ये भी एक इनइक्वालिटी के रूप में निखर कर आई और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को भी एक इनइक्वालिटी माना गया। ठीक है, हालांकि इसको एक पॉजिटिव सोच बनाकर एक लेवल ऑफ इंस्पिरेशन लेना चाहिए था, लेकिन द प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, लॉयर्स, इन सब की सैलरी हाई थी और दूसरों की लो थी, तो ये एक इनइक्वालिटी उभर कर आई। तीसरा कॉज जिसकी वजह से इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी आती है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर हम आसान शब्दों में समझें तो यूँ कहो कि हमारे फादर्स, हमारे फोर फादर्स की जमा की गई हुई रकम, मतलब जमा किया गया हुआ पैसा, जो हमारे फादर्स, फोर फादर्स जमा करते हैं वही आने वाली पीढ़ी को पास किया जाता है। तो जो लोगों के पास जो भी इनहेरिटेंस का अमाउंट है, जिसके पास वो सेविंग्स है अवेलेबल जो उनके बाप दादाओं ने की है, उस तरीके के सेविंग्स की वजह से इनको कभी इनकम की इनइक्वालिटी नहीं आती। देर आर सर्टेन पीपल इन द सोसाइटी हु आर बॉर्न विद दैट काइंड ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन बाय देयर एल्डर्स। तो वहाँ पर वो जो लोग जिसके पास ये पैसा अच्छा खासा जमा हुआ होता है उनको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती और उनके फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी इमेज, उनका हर चीज़ डेवलप्ड और अपर लेवल पर रहता है। दैट मीन्स डेवलप्ड वे में और पॉश लेवल में वो अपने सर्वाइवल करते हैं। लेकिन लीविंग दोज पीपल, इफ़ यू सी एनी अदर पीपल जो ये इनहेरिटेंस का अमाउंट जिसके पास नहीं होता, वो लोग एक्चुअल इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ का शिकार होते हैं, एंड दैट इज हाउ इनहेरिटेंस is seen as a cause. Fourth and the most important and noticeable cause for income and wealth inequality is inequality in credit facility. Yes, जब कभी भी हम क्रेडिट की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला नाम हमारे दिमाग में या हमारी ज़ुबान पर आएगा दैट इज़ बैंक। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स यू क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। जब कभी भी आपको कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक्स ऐसे ही पैसे हमको नहीं देते। दे चेक द क्रेडिबिलिटी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम चेक करते हैं, वेदर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज एबल टू रिटर्न दैट अमाउंट with a rate of interest or not. Should we give him the amount of loan what he is actually quoting to give, वो उसको दें या ना दें, ये चीज़ पहले चेक की जाती है। उसके बाद दूसरा नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है मनी लेंडर्स का, जो कि हम हमारे लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि मनी लेंडर्स किस तरीके से पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। So this also came up as one of the main root cause for the inequality in the distribution of income. So ये भी हमारी एक कंट्री का फेट है कि मनी लेंडर्स के हाथ में हम कई बार फंसे हैं। Inflation and the price rise stands as the next cause for inequality in the income and wealth distribution. हमारे भारत देश में आए दिन ये देखने को मिलता है कि रहते रहते चीज़ों के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर प्राइस बढ़ जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि कॉमन पीपल जो कि लो इनकम ग्रुप लोग जिसको हम कंसिडर करते हैं, उनके बियॉन्ड रीच हो जाती है कई चीज़ें। सो यहाँ पर अगर आप हमारी कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जिस तरीके के इनकम के लोग हमारे पास रहते हैं, तो हमारे पास मेजर more than 70% of the percentage belongs to low income group and a middle class group. लेकिन हमारे पास रिच क्लास अगर देखें
तो बहुत माइनर सा परसेंटेज वो लोग ऑक्यूपाई करते हैं हमारी एंटायर सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये तो आप एक्सपेक्ट या गेस कर ही लिए होंगे कि जब मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले लोग हमारी कंट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनको कितनी मुश्किल होती होगी व्हेन द प्राइस इज राइज। सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस इन सच सर्कमस्टेंसेस, और कोई भी चीज़ का जब प्राइस बढ़ेगा तो सामने वाले को दिक्कत तो होगी ही होगी। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स द पीपल। Sixth cause is lack of skill development. We know what is the role and importance of skill in the life of an individual and also for the development of the nation. स्किल का डेवलपमेंट होना, अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें तो हुनर का होना एक आदमी के पास और एक इंसान के पास होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ नॉट, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इट इज़ बिकॉज दे डोंट हैव स्किल विद देम। उनके पास कोई एक ऐसी एबिलिटी नहीं रहती जो उनको स्पेशल बनाती है। नाउ इफ़ अ पर्सन इज एजुकेटेड, then that education makes him separate from all the people that are available on the earth. The more education we take it, the more knowledgeable we become, more skillful we become. इसीलिए स्किलफुल लोगों का डिमांड हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहा है, और स्किलफुल लोगों के इनकम्स और जो मंथली पेमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड दोज हु आर नॉट स्किलफुल, किसी के पास जब स्किल नहीं रहती, एबिलिटी नहीं रहती, वैसे लोगों को हमेशा इनकम कमी रहती है एंड दे विल बी फॉलिंग शॉर्ट एंड दे विल बी इन द प्रॉब्लम ऑफ फॉल शॉर्ट ऑफ इनकम। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ इट। नेक्स्ट कॉज है जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। हमारे पास ग्रोथ तो हो रही है in terms of each and every department, लेकिन when it comes to job एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जॉबलेस तरीके की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका थियरी और उसका प्रैक्टिकल दोनों का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो इस तरह का है कि थियरेटिकल फोकस जो हमको इम्पॉर्टेंट होता है वो ज़्यादा बताया जाता है, और जो रियल टाइम वर्क प्लेस पे यूज़ होने वाले होते हैं वैसे चीज़ें हमको बिल्कुल ही ना के बराबर सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो हम हमारी पूरी एजुकेशन लाइफ में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं जो कि हम कम अक्रॉस करते हैं हमारी लाइफ में। अगर हम अकाउंट्स में देखें, अकाउंटेंसी में, तो बहुत सारे जर्नल एंट्रीज़ हम पढ़ते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम सीखते हैं। लेकिन जब हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है अकाउंटिंग, जिसको हम अकाउंटिंग पैकेज कहते हैं। तो हमको पहले वो पैकेज सीखना पड़ेगा। हम जो जर्नल एंट्री सीखे हैं वो तो बेस बनेगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का भी सीखना ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर आपको अकाउंटिंग पैकेज या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि आपके पास अकाउंट्स की पूरी नॉलेज रहते पर भी वो बेकार है। सो दिस इज़ हाउ द जॉबलेस ग्रोथ इज़ एग्जिस्टिंग इन इंडिया। तो ये थे कॉजेस जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इनकम एंड वेल्थ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के। मैं आशा करता हूँ जो आंसर मैंने अभी अभी आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।